दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी को लेकर जो आपके दिल को अब झकझोर देगी। नाम है नोश्तो नीर। नोश्तो का मतलब होता है बर्बाद और नीर यानी घर, मतलब एक ऐसा घर जो अब सिर्फ नाम का रह गया है, जहां भावनाएं, भरोसा और इंसानियत सब बिखर चुके हैं। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस सच्चाई की है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। क्योंकि आज के दौर में ज्यादातर लोग दो चेहरे लेकर जीते हैं, एक जो दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ लोग दिखते तो इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर का हैवान इतना खतरनाक होता है कि रूह कांप उठे। और ठीक इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है आज की ये कहानी नोश्तो नीर। ये सीरीज आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाएगी जो दर्द भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। और यकीन मानिए, इसका अंत ऐसा है कि आप कुछ पलों तक सोचते रह जाएंगे। ये सीरीज उस लड़की के लिए मस्ट वॉच है जिसने कभी किसी पर भरोसा किया हो या जिसने कभी किसी रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाया हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस दमदार एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां बार बार मिले, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है गौथली बसाक। वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती रहती है और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। फिर भी एक दिन शक के चलते वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है और नतीजा पॉजिटिव आता है। इससे वो एकदम चौंक जाती है। फिर वो किसी को कॉल करती है, लेकिन वो आदमी उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए गौथली उसे मैसेज करके कॉल उठाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर भी दूसरी तरफ से वो आदमी कॉल नहीं उठाता। इससे गौथली मानसिक रूप से टूट जाती है और बहुत रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक खुशहाल पति पत्नी को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम था अपर्णा, जिसे प्यार से अपू बुलाते हैं। अपू एक समय क्लास की टॉपर रह चुकी है और फिर बाद में उसने ऋषभ के साथ लव मैरिज कर ली। अभी इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं और दोनों बहुत ही हंसी खुशी साथ रहते हैं। साथ ही इनकी 5 साल की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम मिठी है। इधर अपू अब घर के कामों के साथ साथ एक कपड़े की दुकान भी चलाती है। तो वहीं ऋषभ भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर होता है। कॉलेज में सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बोलने के तरीके और बिहेवियर से सभी उससे काफी इम्प्रेस रहते हैं। इसके बाद कहानी वापस गौथली पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि गौथली काफी टेंशन में है और टेंशन में लगातार सिगरेट पिए जा रही है। यहाँ वो फिर से उस आदमी को मैसेज करके कॉल उठाने को कहती है, लेकिन वो आदमी इस बार परेशान होकर गौथली को ब्लॉक कर देता है और इससे गौथली रोने लगती है। इस तरफ उसी रात अपू को नम्रता फोन करती है। ये नम्रता अपू की सबसे करीबी दोस्त थी, जिसे प्यार से सभी नीमू बुलाते थे। नीमू किसी के साथ रिश्ते में थी। उसके बॉयफ्रेंड का नाम था सौम्य। उनके रिश्ते में कोई झगड़ा होता तो वो अपू के साथ शेयर करती थी और अपू उसे सुलझा देती थी। नीमू भी अपू के परिवार को बहुत मानती थी। खैर, अगले दिन सुबह अपू ऋषभ के लिए चाय बनाकर लाती है और ऋषभ अपू के लिए एक कविता सुनाता है। 7 साल बाद भी उनके रिश्ते में प्यार की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद अपू अपनी बेटी मिठी को नींद से जगाती है। फिर वो दुकान जाने के लिए तैयार होती है और ऋषभ कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम गौथली को देखते हैं। वो पूरी रात बहुत परेशान रहती है, इसलिए अपनी टेंशन कम करने के लिए वो अलग अलग तरह के नशे करती है। फिर अचानक उसके मन में कुछ आता है और वो फेसबुक पर एक #MeToo पोस्ट डाल देती है। उस समय लोग ऐसी पोस्ट के जरिए रेप या शोषण जैसे मामलों को उजागर करते थे। अपनी पोस्ट में गौथली लिखती है, मैं एक कॉलेज प्रोफेसर ऋषभ से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत तकलीफ दी। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। अब जब मैं उससे बात करना चाहती हूँ तो वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। और उसकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है और सबका ध्यान खींच लेती है। लेकिन ऋषभ और अपू में से कोई भी फेसबुक नहीं चलाता था, इसलिए उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि अपू की दुकान की काम करने वाली सुमी को ये खबर मिल जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके भी बता नहीं पाती। इधर वो पोस्ट पूरे शहर में हंगामा मचा देती है और अलग अलग लोग उस पोस्ट के कमेंट में कोलकाता पुलिस को मेंशन करते हैं। इसके बाद गौथली आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। इधर अपू की वो दोस्त नीमू और उसका बॉयफ्रेंड सौम्य एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी नीमू को उस मीटू पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पोस्ट देखते ही वो चौंक जाती है और वो सौम्य को दिखाती है। फिर वो दोनों ये सब देखकर घबरा जाते हैं। ऋषभ को इन सब का कुछ भी पता नहीं था।
इसलिए वो आराम से अपनी क्लास ले रहा था। लेकिन अचानक ऋषभ का कॉलेज दोस्त प्रशांत उसे बुलाता है और बताता है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें अभी के अभी अपने कमरे में बुलाया है। इसलिए ऋषभ स्टूडेंट्स को पढ़ने का बोलकर प्रिंसिपल के कमरे में चला जाता है। वहाँ जाकर वो पुलिस ऑफिसर को देखता है। तब पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि आपकी एक स्टूडेंट गौथली बसाक ने आपके नाम पर फेसबुक पर एक मीटू पोस्ट की है। आपने कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए हैं और इसी वजह से उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। ये सुनकर ऋषभ के तोते उड़ जाते हैं और फिर उसे मजबूरन पुलिस के साथ थाने जाना पड़ता है। अब प्रिंसिपल अपू को फोन करता है और बताता है कि ऋषभ को थाने ले गए हैं। अपू ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और उनसे पुलिस स्टेशन जाने की वजह पूछने लगती है। लेकिन प्रिंसिपल अपू को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे ये सब बताने में काफी अजीब लग रहा था। ठीक तभी सुमी उसे वो पोस्ट दिखाती है। अपू तो ये देखकर एकदम से दंग रह जाती है और जल्दी से नीमू को फोन करती है। फिर अपू नीमू और सौम्य को लेकर थाने आती है और ऋषभ से मिलती है। तब ऋषभ बताता है कि मुझे इन सब का कुछ भी नहीं पता, मुझे फंसाया जा रहा है। शायद किसी और के पाप का बोझ मुझ पर डाला जा रहा है और इतने सालों की कमाई हुई सारी इज्जत वो बर्बाद करना चाहते हैं। अब अपू उसे हिम्मत देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ ऋषभ भी उसे एक अच्छे वकील से मिलने को कहता है और उधर उनके घर काम करने वाली रुमकी मिठी को उसके स्कूल से घर ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात मेनूदी से होती है। ये मेनूदी उनके घर में खाना बनाने का काम करती है। मेनूदी तब रुमकी से कहती है, अच्छा दादा ने किसी का रेप किया है क्या? तब रुमकी कहती है, दादा कभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनके घर में 6 साल से हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। मिठी तब उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इसके बाद मिठी घर आती है और अपनी माँ को फोन करती है। फिर मिठी बातों ही बातों में अपनी माँ से पूछती है, अच्छा माँ, रेप का मतलब क्या होता है? अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये शब्द सुनकर अपू पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाती है और इधर गौथली का मिसकैरेज हो जाता है। वहीं अपू शहर के एक जाने माने वकील के पास जाती है। वकील तब जानना चाहता है कि क्या ऋषभ आपके पहले या बाद में किसी रिश्ते में था? तब अपू बताती है कि जब वो कॉलेज में पढ़ता था तब उसका किसी के साथ रिलेशन था, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़कर कभी किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कई लड़कियां उसकी ओर अट्रैक्ट होती थी, लेकिन वो किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। उसने हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ क्लास ली थी, हमारा कभी कभी कांटेक्ट होता था। फिर जब उसे नौकरी मिली तो उसने मुझे प्रपोज किया, फिर हमने शादी कर ली। अब वकील इनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। तब अपू बताती है कि हमारी दाम्पत्य जिंदगी बहुत ही खुशहाल है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार और इज्जत करते हैं। वो मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता। सच कहूँ तो वो एक आदर्श पति और एक आदर्श पिता है। अपू वकील से बात करने के बाद टेंशन में आ जाती है और गाड़ी में अपने पुराने दिनों की बातें याद करने लगती है। उनकी पसंद, एक साथ बिताया समय, उनका प्यार और शादी की यादें याद कर करके वो इमोशनल हो जाती है। इसके बाद नीमू अपू को उसके घर के सामने उतार देती है। अपू घर पहुंचकर देखती है कि वहाँ रितम और स्मिता आए हैं। रितम ऋषभ का छोटा भाई है और स्मिता रितम की पत्नी है। वो ऋषभ की इस बुरी हालत को सुनकर ही चले आए थे। अपू अब उनके साथ थोड़ी देर बात करके खुद को ठीक करने की कोशिश करती है। असल में अपू बहुत टेंशन में थी क्योंकि वो वकील से मिलने गई थी। तब वकील ने उसे गौथली से मिलने को कहा था क्योंकि ऋषभ के खिलाफ अभी कोई भी कानूनी केस दर्ज नहीं हुआ था, इसलिए ऋषभ का मामला व्यक्तिगत रूप से सुलझना बेहतर था। वकील उस वक्त कहता है कि शायद वो लड़की किसी और के साथ रिश्ते में थी, लेकिन अब जब उस इंसान ने उसे अहमियत नहीं दी तो वो एक इज्जतदार आदमी को बदनाम करना चाहती है। इसी वजह से अपू खुद को वहाँ जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। इसके बाद अपू अपनी बेटी मिठी से प्यार से बात करती है और कहती है कि तुमने मुझसे एक शब्द का मतलब पूछा था फोन पर, वो शब्द अब दोबारा कभी मत कहना। फिर वो मिठी को लेटने के लिए कहती है क्योंकि अपू हर रात उसे कहानी सुनाकर सुलाती थी। इसके बाद अपू रितम और स्मिता के साथ खाने की टेबल पर जाती है, खाना खाती है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से खत्म करती है। फिर वो मिठी को सुआ रानी दुरानी की कहानी सुनाकर सुला देती है। उधर ऋषभ को क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान को बंद और तंग जगहों से डर लगता है, जैसे कि जेल या लिफ्ट। इसलिए जेल के माहौल में ऋषभ को बहुत घबराहट हो रही थी। अगले दिन सुबह अपू उठती है और थोड़ा हल्का नाश्ता कर लेती है, फिर अस्पताल जाने की तैयारी करती है। रितम भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन अपू कहती है
अगर तुम साथ गए तो शायद लड़की को अजीब लगे और वो असहज महसूस करे, इसलिए वो अकेले ही घर से निकल जाती है। रास्ते में वो नीमू और सौम्य को साथ ले जाती है और अस्पताल के बाहर छोड़ देती है। फिर खुद फूलों की टोकरी लेकर अंदर चली जाती है। गौथुली जैसे ही अपू को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या आपको ऋषभ ने भेजा है। इस पर अपू थोड़ा सख्ती से जवाब देती है, वो तुम्हारे सर हैं, फिर तुम उनका नाम लेकर ऐसे क्यों बात कर रही हो। फिर अपू सीधी बात करती है, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा किसका है, मैं तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा उठा लूंगी, लेकिन तुम उसका नाम लेकर उसे बदनाम क्यों कर रही हो। इस पर गौथुली कहती है, मैं बदनाम नहीं कर रही, ये सब सच है, ये बच्चा आपके पति का ही था। अपू चौंक जाती है और पूछती है, था मतलब? गौथुली दुखी होकर कहती है, पहले था लेकिन कल मेरा मिसकैरेज हो गया। ये सुनकर अपू को थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और फिर कहती है, अगर वाकई में तुम्हारा और ऋषभ का कुछ होता तो मुझे जरूर पता चलता, या फिर तुम खुद बताती। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो हो सकता है कि हमारा परिवार टूट जाता और तभी ऋषभ को सजा मिलती। गौथुली साफ करती है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ थोड़ा सपोर्ट चाहती थी, लेकिन ऋषभ ने वो भी नहीं दिया। फिर अपू सवाल करती है, ठीक है, अगर मैं मान लूं कि तुम्हारे और ऋषभ के बीच में कुछ था तो तुमने मीठू का केस क्यों किया उसके नाम पर। ये कहते हुए अपू का गुस्सा बढ़ने लगता है। तब गौथुली भारी आवाज में कहती है, आपके पति ने मेरे साथ जबरदस्ती की, बिना किसी सुरक्षा के दुष्कर्म किया। अपू ये सब सुनकर अंदर से हिल जाती है, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि ऋषभ ऐसा इंसान नहीं है। उसे लगता है कि ऋषभ को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज के छात्र छात्राएं गौथुली के बारे में बातें करते रहते हैं। उनमें से एक गौथुली को बहुत ही करीब से जानता था। गौथुली कॉलेज में बहुत ही स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। वो रोजाना अलग अलग लड़कों के साथ घूमती थी, उनके साथ समय बिताती थी, तरह तरह के नशे भी करती थी। वो काफी बिगड़ैल स्वभाव की लड़की थी। इसके बाद अपू रात को गौथुली के बारे में ही सोचती है और अपने मिसकैरेज के समय को याद करती है। दरअसल अपू का भी एक बार मिसकैरेज हो गया था, इसलिए वो उस लड़की का दर्द समझ पाती है, और चूंकि उसने उस लड़की से झगड़ा किया था इसलिए वो गौथुली से सॉरी कहना चाहती है, और इसीलिए वो अगले दिन फिर से अस्पताल जाती है और गौथुली से मिलना चाहती है। लेकिन वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है कि कल रात गौथुली को 2 बार दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से आज सुबह ही उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर ही अपू को एक धक्का सा लगता है और फिर थोड़ा रुककर वो जल्दी से ये खबर अपने वकील को बताती है। तब वकील अपू को अपने चैम्बर में बुलाता है और बताता है कि अगर लड़की का परिवार अब केस जारी रखता है तो केस बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर वो कोई पुलिस केस नहीं करते हैं तो ऋषभ 4-5 दिनों में जमानत पर छूट जाएगा। अब सिर्फ सही समय का इंतजार करो। इसके बाद अपू नीमू से मिलती है और कहती है कि उस लड़की की बहुत याद आ रही है, कल ही उससे ठीक ठाक बात हुई थी और आज वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसने ऋषभ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। ऋषभ जैसा इंसान जो इतने नैतिक विचारों वाला है, क्या वो बिना किसी सुरक्षा के जबरदस्ती किसी के साथ संबंध बना सकता है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। इन सब बातों को लेकर अपू के मन में काफी उलझन और तनाव था। फिर वो घर जाकर ऋषभ की माँ यानी अपनी सास से पूछती है, क्या ऋषभ बचपन में किसी बात को लेकर जिद करता था? इस पर उसकी सास जवाब देती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं था, बस एक बार काली पूजा के दिन उसके पिता ने उसे एक रॉकेट लाकर दिया था। हम सबने कहा कि इसे बोतल से उड़ाओ, जैसा सब करते हैं, लेकिन ऋषभ ने सबकी बात ना मानकर जोर देकर कहा कि वो इसे हाथ से ही उड़ाएगा, और जब हमने वजह पूछी तो उसने समझाया कि वो इसे सुरक्षित तरीके से कर सकता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। ये सब सुनकर अपू के मन में फिर से संदेह उठने लगता है, क्या ऋषभ वाकई गौथुली के साथ कुछ गलत कर सकता था? लेकिन फिर वो इस सोच को मन से निकाल देती है। इसी बीच मिठी रितम के बेटे बुबाई के साथ खेल रही होती है और तभी बातों बातों में मिठी अचानक रेप शब्द बोल देती है। ये सुनकर अपू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मिठी को एक थप्पड़ मार देती है। तभी रूम की आ जाती है और माहौल को संभाल लेती है। अपू अब भी काफी उदास होती है, इसलिए वो छत पर चली जाती है। तभी उसके पास वकील का फोन आता है। वकील बताता है कि लड़की के परिवार ने कोई केस नहीं किया है, वो लोग अंतिम संस्कार करके वापस चले गए हैं। अब हम कभी भी ऋषभ की जमानत करवा सकते हैं। ये सुनते ही अपू का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वो नीचे आकर अपनी बेटी मिठी से माफी मांगती है और प्यार से समझाती है कि बेटा, ये एक बहुत ही भयानक और दर्द देने वाला शब्द है, इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम दोबारा ऐसा शब्द मत बोलना। मिठी मासूमियत से कहती है कि ठीक है मम्मा। अगले दिन अपू और परिवार वाले ऋषभ की जमानत करवा लाते हैं। ऋषभ जब घर लौटता है तो सबसे नॉर्मल तरीके से मिलता है, लेकिन अपू से बहुत ही कम बात करता है। उसकी नाराजगी इस बात को लेकर होती है
कि अपू ने इस मुश्किल समय में सारे काम नीमू और सौम्य के साथ मिलकर किए थे। ऋषभ को ये पसंद नहीं आता कि उनके पारिवारिक मामलों में बाहरी लोग शामिल हों। उधर नीमू और सौम्य के मन में कई सवाल उठते हैं। अगर उस लड़की को वाकई में बदला लेना होता या फंसाना होता तो क्या वो कुछ मांगती नहीं? इतने दिन तक वो क्या साबित करना चाहती थी? और इन सब बातों को लेकर वो भी थोड़े तनाव में होते हैं। अगले दिन अपू ऋषभ से उस लड़की के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन ऋषभ थोड़े उदास मन से जवाब देता है कि कुछ दिन जेल में रहकर दिमाग बहुत खराब हो गया है, अभी मूड ठीक नहीं है, इन सब बातों पर फिर कभी बात करेंगे। तब अपू गंभीर होकर कहती है, ये सिर्फ जेल जाने की बात नहीं है, पिछले कुछ दिनों में 2 जिंदगियां भी चली गई हैं। ऋषभ ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम जानना क्या चाहती हो, खुलकर बोलो। बात तो गौथुली की ही हो रही है ना। एक वक्त था जब वो मेरी स्टूडेंट थी, पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसका बर्ताव, उसका चरित्र बहुत ही बिगड़ा हुआ था। कॉलेज में उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे कोई गिन ही नहीं सकता था। वो एक छोटे शहर से आई हुई लड़की थी, लेकिन पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। हाँ, चूंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। फिर थोड़ा रुककर वो कहता है, और तुमने जो कहा कि 2 जाने चली गईं, तो एक तो गौथुली थी, लेकिन दूसरा कौन? तब अपू धीरे से जवाब देती है, उसका बच्चा। ये सुनते ही ऋषभ सन्न रह जाता है। उसे कभी इस बात की इतनी गहराई से एहसास ही नहीं हुआ था जितनी गहराई से अपू ने सोचा और महसूस किया था। खैर, इसके बाद दोनों मिलकर मिठी को सुला देते हैं। फिर ऋषभ अपू के करीब आता है और प्यार जताता है, लेकिन तभी नीमू का फोन आ जाता है। ये देखकर ऋषभ थोड़ा चिढ़ जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद नीमू अपू से कहती है कि वो उससे अगली सुबह मिलना चाहती है। अगले दिन जब दोनों मिलते हैं तो नीमू अपू को गौथुली की फेसबुक प्रोफाइल दिखाती है। उसमें एक तस्वीर में गौथुली के गले में एक लॉकेट है जिसमें आर अक्षर लिखा है। नीमू पूछती है कि गौथुली के नाम में तो कहीं भी आर नहीं आता, फिर ये आर किसका है? इस पर अपू शांत स्वर में कहती है, मैंने ऋषभ से सुना था कि गौथुली के कई बॉयफ्रेंड्स थे, शायद उन्हीं में से किसी का नाम रहा होगा। इसके बाद अपू घर लौट आती है। रात को वो खुद भी फेसबुक पर कुछ देखने का सोचती है, इसलिए अपने फोन में फिर से वो फेसबुक ऐप इंस्टॉल करती है और अपना पुराना अकाउंट लॉगिन करती है। लेकिन तभी ऋषभ आ जाता है तो जल्दी से वो फोन एक तरफ रख देती है और सो जाती है। अगले दिन ऋषभ का कॉलेज में सेमिनार था जिसमें उसे भाषण देना था, इसलिए अपू और ऋषभ साथ कॉलेज के लिए निकलते हैं। रास्ते में ऋषभ को प्रशांत का फोन आता है। वो बताता है कि कॉलेज में सच्चाई नाम के एक ग्रुप ने तुम्हारे सस्पेंशन के लिए लोगों से साइन करवाना शुरू कर दिया है। उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चूंकि ऋषभ स्पीकर पर बात कर रहा था, इसलिए ये सारी बात अपू भी सुन लेती है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आने लगती है। इसके बाद अपू और ऋषभ दोबारा कॉलेज के लिए निकलते हैं। कॉलेज में ऋषभ का स्वागत बड़े सम्मान के साथ किया जाता है और उसे भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया जाता है। अपने भाषण की शुरुआत में ऋषभ सबसे पहले गौथुली की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने को कहता है। फिर वो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी बातें सबके सामने साझा करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। भाषण के अंत में ऋषभ कहता है कि मैं किसी भी हालत में उसके आखिरी समय में उसके साथ नहीं रह पाया, इसलिए उसकी याद में ये फूल अर्पित कर रहा हूँ। ये बात सुनकर अपू के मन में एक सवाल उठता है, क्योंकि घर पर तो ऋषभ ने गौथुली को एक बिगड़ैल लड़की कहा था और अब वो कॉलेज में उसे इतना सम्मान दे रहा है। इसके बाद अपू कॉलेज की एक छात्रा से बात करती है जो उसे बताती है कि गौथुली पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और तो और उसी दिन उसे कॉलेज में एक पेपर देना था। ये सब सुनकर अपू थोड़ा चौंक जाती है। वो सोचने लगती है कि गौथुली तो एक बिगड़ी हुई लड़की थी, है ना? तभी पास में खड़ा अनुभव उसकी बात सुन लेता है और मुस्कुराकर कहता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिगड़ैल की परिभाषा क्या मानते हैं। अपू फिर घर लौटती है और अनुभव की फेसबुक प्रोफाइल देखने लगती है। वहाँ उसे अनुभव और गौथुली की कई तस्वीरें एक साथ दिखाई देती हैं, जिनसे साफ लगता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। ये सब देखकर अपू समझ जाती है कि शायद अनुभव के पास गौथुली के बारे में कुछ अहम जानकारी हो सकती है, इसलिए वो अनुभव को एक मैसेज भेजती है और उससे उसका मोबाइल नंबर मांगती है। रात को अनुभव अपू को अपना नंबर भेज देता है। तब अपू उसे अगले दिन शाम को मिलने के लिए कहती है और अनुभव भी बिना झिझक के मान जाता है। अगली शाम जब वो मिलते हैं तो अपू सीधा सवाल करती है कि गौथुली के बारे में तुम क्या जानते हो? अनुभव शांत स्वर में जवाब देता है, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक दिन अनुभव गौथुली से मजाक में पूछता है, अच्छा तो तू मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, लेकिन जिससे करती है क्या उसके साथ खुश है? गौथुली मुस्कुराकर कहती है, ऐसा क्यों बोलता है? तुझसे भी तो मैं बहुत प्यार करती हूँ।
असल में गौथली कॉलेज के लगभग हर लड़के के साथ घुल मिल जाती थी। वो नशा भी करती थी और बहुत ही खुली सोच वाली थी। फिर अनुभव पूछता है, अच्छा तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? तो गौथली थोड़ा हिचकिचाकर बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर अनुभव हैरान हो जाता है और पूछता है, तो फिर इस तरह के अनिश्चित रिश्ते में क्यों हो? गौथली भावुक होकर जवाब देती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और क्या हर रिश्ते में शादी होना जरूरी होता है? फिर एक दिन अचानक गौथली कॉलेज जाना बंद कर देती है। अनुभव जब उसे कॉल करता है तो वो फोन नहीं उठाती। चिंता में अनुभव उसके घर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि गौथली बुरी तरह से रो रही है। वो कारण पूछता है तो गौथली टूटे दिल से कहती है, अब वो मेरा कॉल तक नहीं उठा रहा, उसने मुझसे हर तरह का संपर्क तोड़ लिया है। तब अनुभव उसका नाम पूछता है, लेकिन गौथली चुप रहती है और किसी का नाम नहीं बताती। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। अपू अनुभव की ओर देखती है और पूछती है, अच्छा तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम्हारे सर इतना घिनौना काम कर सकते हैं? अनुभव थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सर हमेशा लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते थे। उन्हें पसंद था कि लड़कियां उनके आसपास रहें, खुले कपड़े पहने। ये सब सुनकर अपू के चेहरे पर गहरी तकलीफ उभर आती है। वो चुपचाप वहाँ से उठती है और वापस चली जाती है। इसके बाद वो नीमू से मिलती है, जहाँ सौम्य उसे एक वॉइस नोट सुनाता है, जिसमें प्रत्युषा बसाक नाम की एक लड़की कहती है, दीदी तू ऐसे कैसे चली गई? अब मुझे कोलकाता में पढ़ने का सपना कौन दिखाएगा? किताबें और कॉपी कौन दिलवाएगा? दीदी मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। तू अपने अंदर हजारों तकलीफें छुपाकर हमारे साथ मुस्कुरा रही थी। वो लोग कभी अच्छे नहीं थे, उन्हें उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। ये सुनते ही अपू को महसूस होता है कि शायद यही लड़की सच जानती है। फिर वो लोग मिलकर उस लड़की की फेसबुक प्रोफाइल से उसका पता निकालते हैं। अपू तय करती है कि अब उसे वहाँ जाकर सच्चाई जाननी ही होगी, इसलिए वो नीमू और सौम्य को इस काम पर लगा देती है। घर लौटने के बाद अपू सभी को बताती है कि उसे कपूर विष्णुपुर जाना होगा। उसकी सास उसे समझाती है कि अभी अभी तो ऋषभ घर आया है, साड़ी वगैरह लेने कुछ दिन बाद चले जाना। लेकिन अपू बहाना बनाकर कहती है कि तातनी के पैसे अटके हुए हैं, इसलिए जाना जरूरी है और अब तो आप सब भी हैं घर पर, इस वक्त घूम आना बेहतर होगा, एक ही दिन की तो बात है। इतना कहकर अपू सबको समझा लेती है और अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए निकलने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन अपू, नीमू और सौम्य मेदिनीपुर के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुंचकर वो लोग गौथली के घर को ढूंढ निकालते हैं और उसके परिवार से मिलने जाते हैं। अपू गौथली के बारे में जानना चाहती है। तब पता चलता है कि गौथली के माता पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके बाद वो अपने काका काकी के साथ ही बड़ी हुई थी। वो बताते हैं कि गौथली बचपन से थोड़ी चंचल थी, शायद माँ बाप का प्यार ना मिलने की वजह से, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, इसलिए उसे कोलकाता भेजा गया। पर वहाँ जाकर उसने नशा करना शुरू कर दिया और अलग अलग लड़कों के साथ घुलने मिलने लगी। तब सौम्य पूछता है, तो फिर आप लोगों ने इस मामले में पुलिस केस क्यों नहीं किया? तो गौथली की काकी जवाब देती है, शादी से पहले गर्भ में बच्चा, अगर ये बात समाज में फैल जाती तो हमें इस मोहल्ले में भी रहने नहीं दिया जाता। मेरी भी एक बेटी है, उसकी शादी और पढ़ाई पर असर पड़ता, इसलिए हम कुछ नहीं बोले, बस अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। इसके बाद अपू प्रत्युषा के बारे में पूछती है और उससे मिलने की इच्छा जताती है। जब वो प्रत्युषा से मिलते हैं तो अपू उससे उसकी दीदी के प्रेमी के बारे में पूछती है। प्रत्युषा बताती है कि दीदी ने कभी उसका नाम नहीं बताया, लेकिन जब वो गांव आई थी तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी मिलने आया था। मैं उस दिन स्कूल से लौट रही थी तो मैंने देखा कि वो आदमी दीदी के साथ जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दीदी उससे कह रही थी, मैंने तो तुमसे ना शादी मांगी ना ही परिवार, सिर्फ थोड़ा मानसिक सहारा चाहा था, लेकिन जब लोग देख रहे होते हैं तब तुम ऐसे दूर रहते हो जैसे मुझे जानते तक नहीं। फिर अब क्यों ये नजदीकी? लेकिन वो आदमी दीदी की कोई बात नहीं मान रहा था और जबरदस्ती कर रहा था। प्रत्युषा आगे बताती है कि उस दिन तो सब ठीक हो गया और वो वापस कोलकाता चले गए, लेकिन हर बार जब दीदी गांव आती तब उनके बीच झगड़े होते थे। दीदी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने एक बार मुझसे कहा था, मुझे ना कोई मान्यता चाहिए ना ही परिवार, बस एक रिश्ता चाहिए, लेकिन वो तो मुझे कभी महसूस ही नहीं होने देता। वो मेरी कोई तस्वीर तक नहीं डालता और किसी भी बात का ख्याल नहीं रखता। वो आदमी हर बार उससे झगड़ता और फिर उसे नजरअंदाज कर देता था। प्रत्युषा बताती है कि जब दीदी कोलकाता लौटी तो उसने किसी का फोन नहीं उठाया, बस एक मैसेज किया कि बाद में कॉल करती हूँ, और वो बहुत टूट चुकी थी। फिर अपू पूछती है कि क्या तुम्हारी दीदी के बहुत बॉयफ्रेंड्स थे? प्रत्युषा जवाब देती है कि नहीं, दोस्त बहुत थे, लेकिन प्यार बस उसी से करती थी। सौम्य पूछता है, अगर हम उसकी तस्वीर दिखाएं तो पहचान लोगी?
प्रत्यूषा कहती है कि हाँ पहचान लूंगी। तब अपू ऋषभ की तस्वीर दिखाती है। प्रत्यूषा देखती है और कहती है हाँ यही आदमी था। ये सुनते ही बस अपू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी दुनिया एक झटके में उजड़ जाती है। 7 साल की शादी, ऋषभ के लिए जो सम्मान, प्यार और भरोसा उसने संजोकर रखा था, सब पल भर में बिखर जाता है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। उधर प्रशांत ऋषभ को फोन करता है और बताता है अब तुम्हारा बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कॉलेज में तुम्हारे सस्पेंशन के लिए जो साइन चल रहे थे उसमें सबसे ज्यादा असरदार सिग्नेचर करने वाले का नाम सुनकर तुम चौंक जाओगे। ऋषभ हैरानी से पूछता है कि कौन है वो, तो प्रशांत जवाब देता है अपू। दरअसल अपू वकील से मिलकर कॉलेज गई थी और खुद जाकर ऋषभ के खिलाफ सस्पेंशन के लिए साइन कराई थी। इसके बाद अपू घर लौटती है और नहाने के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब अपू के पेट में ऋषभ का बच्चा होता है। तो क्या अब वो ऋषभ को छोड़ देगी? अगर हाँ तो इस बच्चे को बिना पिता की पहचान के वो कैसे बड़ा करेगी? और उधर ऋषभ अब अपू के बिना कैसे जिएगा? ये तो बस शुरुआत है, अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है। क्या अपू अब ऋषभ को हमेशा के लिए छोड़ देगी या अपने बच्चे के लिए एक और मौका देगी? क्या ऋषभ सच में दोषी है या किसी ने उसे बर्बाद करने की साजिश रची है? प्रत्यूषा के पास और कौन से राज छुपे हैं जो पूरे मामले को पलट सकते हैं? क्या कॉलेज में ऋषभ की सस्पेंशन से उसकी जिंदगी और करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और अपू क्या वो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ पाएगी या अब वो खुद एक नई लड़ाई की शुरुआत करेगी? सच और झूठ के इस जाल में कौन बचेगा और कौन बिखर जाएगा, जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगला वीडियो इसके सीजन 2 का ही होगा। तो अगर आप भी इसका सेकंड सीजन जल्दी ही देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।